Hello and welcome to Prelims Amplifier on Gargi Classes। आज एपिसोड 5 है मंथ में 2020। ठीक है, तो इसमें अपन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस 2 डेज़ में जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ और आर करेक्टली मैच्ड। अपने को ये पेयरिंग देखनी है और ये बताना है कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट है सैटेलाइट, दूसरी तरफ है स्पेस एजेंसी। तो सैटेलाइट है क्रायोसेट। क्या ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आर्कटिका एम ये रॉसकॉस्मोस ने लॉन्च किया है। आईसेट 2 क्या ये नासा ने लॉन्च किया है? रॉसकॉस्मोस रशिया की है, नासा यूएसए की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईयू के अंडर चलती है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप करेक्ट ऑप्शंस अपन देखेंगे और बताइए कि कौन सा आंसर इसका सही है। इसका आंसर है तीनों स्टेटमेंट, तीनों पेयर्स हैं जो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। क्रायोसेट 1 एंड 2 इसके 2 वर्जन आ चुके हैं। क्रायोसेट 1 एंड 2 ये दोनों के दोनों यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किए हैं। इसका मेन काम क्या है कि पोलर आइस की थिकनेस को चेक करते रहना। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये सैटेलाइट सपोज यहाँ पे पोलर आइस है, नॉर्दर्न पोल, सदर्न पोल, और इसमें चारों तरफ ये इस तरीके से रोटेट करता है। ठीक है, क्रायोसेट, और वो चेक करता रहता है कि थिकनेस में कितना वेरिएशन आ गया रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हुए। ठीक है, दूसरा है आईसेट 2। आईसेट 2 जो है वो नासा का है, जो कि यूएसए की एजेंसी है। आईसेट 2 का अगर फुल फॉर्म देखें तो आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट। क्या है? आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो इसमें आइस क्लाउड लैंड एलिवेशन मतलब लैंड से हाइट के ऊपर जाके फिर सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है। तो उससे ये पता करना है कि आइस शीट का एलिवेशन क्या है, क्या हाइट है, और आइस शीट की थिकनेस क्या चल रही है, उस चीज़ को चेक करना। ये भी आइस से रिलेटेड ही है। ये दोनों जो क्रायोसेट और आइससेट, ये दोनों के दोनों जो सैटेलाइट्स हैं, इनका मेन पर्पज़ क्या है? आइस को ही चेक करना। आइस को क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और अपने को पता है अगर पोलर रीजन के अंदर ये आइस अगर मेल्ट हो गई तो सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और सी लेवल बढ़ जाएगा तो जितना भी लाइफ पैटर्न अर्थ सरफेस पे चल रहा है उसमें डिस्रप्शन आ जाएगा। ओके, तो इस डिस्रप्शन को मॉनिटर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए और एडेप्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए ये लॉन्च किए हुए हैं। और तीसरा जो है और एक और है आर्कटिका एम, वो किसका है? रशिया का। ओके, उसका भी यही पर्पज़ है, आर्कटिक रीजन में जो स्नो है या आइस है उसकी मेल्टिंग के पैटर्न को एक तरीके से मॉनिटर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। ठीक है, सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। इन चारों में से किसने लॉन्च किया है? आईसीएमआर ने किया है, नीति आयोग ने किया है। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन चारों में से किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है नीति आयोग। ठीक है, ये बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलके, पीरामल फाउंडेशन के साथ। और इसमें क्या है, जो अभी पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, इसमें सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा थ्रेट है। ठीक है, जैसा ट्रेंड अपन देख रहे हैं, डेथ जो मोर्टेलिटी या फैटेलिटी जो है वो ज़्यादा केस किसके आ रहे हैं? सीनियर सिटीजन्स के आ रहे हैं, या फिर वो जिनके कोई क्रॉनिक डिजीज़ ऑलरेडी है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ऐसा कोई चल रहा हो। तो इस तरीके से टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो कि असम, बिहार, एमपी, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, इन स्टेट्स के अंदर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें ये एश्योर किया जा रहा है कि कैसे भी करके बूढ़े जो सिटीजनशिप हैं, बूढ़े लोग जो हैं, एल्डर सिटीजन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनकी वेलबींग इंश्योर की जा सके। ओके, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, साथ में है पीरामल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फेमस HADR ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस कैरीड आउट बाय इंडियन नेवी के द्वारा रिसेंटली जो ह्यूमन असिस्टेंस
डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन कंडक्ट कराए गए हैं वो बताने हैं अपने को। 3 ऑपरेशन के नाम है, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन संजीवनी। तो इनमें से बताइए कौन सा आंसर सही है। करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज करना है और ध्यान रखना इंडियन नेवी के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन संकल्प। दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, समुद्र सेतु। पर तीसरा जो ऑप्शन है वो इंडियन एयरफोर्स का है, नेवी का नहीं है। तो 1 और 2 आंसर क्या हो गया इसका, सी। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बता देता हूँ। इंडियन नेवी जो है उन्होंने अभी जो कोविड-19 की वजह से अभी क्या हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रप्शन चल रहा है, ठीक है, जिसमें जो लोग अपने नेटिव थे वो अपने कंट्री को वापस जा रहे हैं, जो माइग्रेंट्स थे, तो उसकी वजह से उनको क्या है, आउट ऑफ इंडिया अपना डायस्पोरा बहुत है। अब उस डायस्पोरा में वो लोग भी हैं जो कुछ बीमार ज़्यादा हैं, क्रॉनिक डिजीज़ भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी है, कुछ बूढ़े भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। इस तरीके से बहुत बड़ा, अपने को जैसे पता है कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है रेमिटेंस पे, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस गेन करने वाला कंट्री ही इंडिया है। इसका मतलब इंडिया के डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, और वो भी देखा जाए तो मिडिल ईस्ट, जिसको अपन वेस्ट एशिया बोलते हैं, वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो उनको वापस अपने कंट्री में लाने के लिए ये डिफरेंट ऑपरेशंस कंडक्ट कराए गए हैं इंडियन डिफेंस पर्सनल्स के द्वारा, डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। तो उसमें अपन नाम देखें, सबसे पहला था अपना ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसका मतलब होता है सी ब्रिज। इसमें क्या होता है, ये नेशनल एफर्ट है जो रिपेट्रिएट करेगा इंडियन सिटीजन्स को ओवरसीज से लेके आएगा। रिपेट्रिएट मतलब अपने देश में दोबारा वापस लेके आना। सेकंड है ऑपरेशन संकल्प। ये जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान वाले रीजन में जितने भी इंडियंस रहते हैं, इंडियन वेसल्स वहाँ पे जो भी कंडक्ट कराते हैं अपने ऑपरेशन को, उनको प्रोटेक्शन देना। तो समुद्र सेतु तो क्या हो गया, जो फॉरेन में गए हुए इंडियंस हैं उनको वापस लेके आना। और समुद्र ऑपरेशन संकल्प क्या हो गया, जिसमें इंडियन नेवी की जो वेसल्स हैं, जो भी हों, चाहे वो कमर्शियल हों चाहे नेवी के हों, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प। तो नेवी के ऑपरेशन हो गए दोनों के दोनों, ठीक है। तो अब कोई अटैक करे, सोमालियन पायरेट्स अगर अटैक करते हैं तो वो भी एक तरीके का डिजास्टर ही है, तो वहाँ पर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। दूसरा, उस वाले रीजन के अंदर अभी यूएसए और ईरान की जो राइवलरी चल रही है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं थ्रेट आए थे, तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन संकल्प हो गया। फिर ऑपरेशन संजीवनी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स जो है वो एसेंशियल मेडिसिन और हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स जो है वो मालदीव्स को प्रोवाइड कर रहा है। क्या है ऑपरेशन संजीवनी, पर्टिकुलर कंट्री की बात करें तो कौन से कंट्री के लिए, मालदीव्स के लिए, जिसमें एसेंशियल मेडिसिन और एसेंशियल हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स को इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। मतलब सारे एनिमल्स जितने भी इधर उधर आते जाते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि उन पर कोई ना कोई एक्सटर्नल दबाव है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे एंथ्रोपोजेनिक हो। ये एक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट इंडिया, और इसके अलावा दूसरी कौन सी बॉडी है, ठीक है। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए पोज करके। तो दूसरी बॉडी कौन सी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट इंडिया के अलावा, जिसने ये कैंपेन स्टार्ट किया है। ऑप्शंस में है, फर्स्ट ऑप्शन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, दूसरा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तीसरा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, चौथा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है ए, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इन्होंने और यूएन एनवायरनमेंट इंडिया ने मिलकर के ये कैंपेन शुरू किया है। एम क्या है इसका मेन ये है कि अवेयरनेस गार्डनिंग, मतलब अवेयरनेस स्प्रेड करना है और पब्लिक सपोर्ट गेन करना है, जिससे कि जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जा सके। क्योंकि इसमें बहुत से रीज़न है कि ह्यूमन जनरेटेड इश्यूज लाइक स्मगलिंग, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, स्मगलिंग अगर अपन कंट्रोल कर लेंगे तो उन एनिमल्स की डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड कम हो जाएगी तो वो फ्रीली कहीं ना कहीं अपने घूम पाएंगे और उनके ऊपर एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूएन एनवायरनमेंट इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमान, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है। ये इज़राइल की एक नई करेंसी है, ये रियाल को रिप्लेस करेगी ईरान में, या ओमान की ये नई कैपिटल है, या
ये एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट है वेस्ट एशिया में। तो पॉज करके आप सोचिए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है बी। ये एक न्यू करेंसी है बट इज़राइल की नहीं, ईरान की, और जो कि ओल्डर जो करेंसी है ईरान की रियाल, उसको रिप्लेस करेगी। रीज़न क्या है, 2018 में जो जैकपोआ करके एक एग्रीमेंट हुआ था किस किस के बीच में, P5 जो कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, P5 मतलब US, UK, फ्रांस, चाइना और रशिया, इनके साथ में +1 जर्मनी, ये 6 कंट्रीज़ एक तरफ थे, 2015 की बात बता रहा हूँ मैं, और दूसरी तरफ था ईरान, और इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोला था जैकपोआ। ओके, अब हुआ क्या, 2018 में ट्रंप ने USA को विड्रॉ करा लिया जैकपोआ से। अब जैसे ही जैकपोआ से USA विड्रॉ कर गया तो वहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस फिर से इम्पोज कर दिए गए। किसके द्वारा, US के द्वारा। जैसा कि अपने को पता है वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वो मैक्सिमम US डॉलर की टर्म्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ईरान का एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड कट ऑफ सा हो गया। अब कट ऑफ अगर कोई कंट्री होता है तो वहाँ पर क्या इश्यूज़ आते हैं, इस इश्यूज़ के अंदर आप अगर आपकी करेंसी कोई अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही है तो उस वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है, और यही मार पड़ी ईरान पे। ईरान की जो करंट करेंसी है वो है रियाल। अब रियाल ने जो अपना ट्रांजैक्शन कम किया तो उसकी वजह से रियाल की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट बहुत ही कम चली गई। तो डॉलर के अगेंस्ट बहुत कम चली गई, वो पहुंच गई लगभग 1,50,000 रियाल इक्वल्स टू $1। तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। इंडिया का ही $1 का लगभग मोर देन 70 रुपीज़ है, इससे ज़्यादा अभी तक गया नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपनी करेंसी अपने ट्रेड करते रहते हैं अपन, इस वजह से। तो रियाल की वैल्यू बहुत डाउन हो गई। तो ये जो 4 डिजिट्स हैं लास्ट वाले, इन 4 डिजिट्स को हटाने के चक्कर में 10,000 रियाल इज इक्वल्स टू 1 तोमान करके एक नई करेंसी के लिए बिल लॉन्च किया है, बिल इंट्रोड्यूस किया है ईरान की पार्लियामेंट में, जो कि एक तरीके से रियाल को रिप्लेस करेगी। कहाँ पे, ईरान में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में अपने को स्टेटमेंट कंसिडर करना है। ये यूनाइटेड नेशन, और ध्यान देना है कि अपने को करेक्ट आंसर ढूंढना है। इट इज़ ए स्पेशल प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशन डिवोटेड टू एडिंग नेशनल एफर्ट्स टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है, ये स्पेशल प्रोग्राम है जो कि नेशनल लेवल पे जितनी भी सरकारें हैं जो अपने देश में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, उनको हेल्प करने का काम करेगा ये प्रोग्राम। दूसरा है, रिसेंटली इट वॉज अवॉर्डेड बाई नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। रिसेंटली का मतलब कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले इसे नोबेल प्राइज़ दिया गया पीस के लिए। सही आंसर अपने को ढूंढना है, पोज करके सोचिए। देखिए, रिसेंटली टर्म जो है उसका मतलब होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक जा सकते हो, और टेंटेटिव तरीके से सोचिए 5 से ज़्यादा 10 साल हो गया तो आप रिसेंटली नहीं बोल सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल मतलब 2015। तो 2015 से लेकर अभी तक यूनिसेफ को कोई नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ यूनिसेफ को दिया था 1965 में, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो रहा है, ए। अब यूनिसेफ के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। ये स्पेशल प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशन है जिसका मेन काम क्या है, इम्प्रूव द हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड जनरल वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच एंड एवरी कंट्री, ठीक है, जो कि UN के मेंबर हैं। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1946 में। रीज़न, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1946 में यूनिसेफ स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, ठीक है। और नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1965 में पीस के लिए यूनिसेफ को। और यूनिसेफ की वर्किंग जो होती है उसके लिए जो फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है वो गवर्नमेंट्स और साथ में प्राइवेट कंट्रीब्यूशन दोनों आते हैं, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, ओनली फंडेड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस? नो, इट इज़ फंडेड बाय
गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया रिसेंटली टर्म न्यूज़ में आई है, ये आप इससे क्या समझते हैं? क्या ये फ्यूल बर्निंग स्टेट है रॉकेट में? क्या ये ऐसी कंडीशन है जिस टाइम पे ब्लड और ब्लड बॉडी टिश्यूज़ के पास में ऑक्सीजन कंटेंट या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होती है? या फिर ये वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम की कंडीशन होती है, जब अचानक से एल्गल ब्लूम होता है ज़बरदस्त तरीके से, पूरी वाटर बॉडी एकदम ग्रीन हो जाती है? या फिर ये एक ऐसी कंडीशन है जब ब्लड के अंदर मीथेन कंसंट्रेशन CH4 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है? सोच के बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है बी। हाइपोक्सिया बेसिकली होता क्या है, जब ब्लड के पास में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो बॉडी टिश्यूज़ के पास में ब्लड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी लेथार्जिक होती है और फिर उसके बाद में एक तरीके से बेहोशी सी आना शुरू हो जाती है। अगर देखा जाए तो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन लेवल होना चाहिए ब्लड में, वो होना चाहिए 75 to 100 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी का 75 to 100 mm तक का उसका लेवल होना चाहिए। और अगर पल्स ऑक्सीमीटर, जो आपने देखा होगा कभी हॉस्पिटल्स में, जो उंगलियों पे लगा करके एक तरीके से उंगली पे एक इस तरीके की पिन लगा देते हैं, सपोज ये उंगली है तो यहाँ पर एक पिन सेट कर देते हैं ऊपर से और यहाँ पे डिस्प्ले आता है उसका, जिस पे पल्स रेट और कुछ चीज़ें दिखाते हैं अपने को, तो वहाँ पर जो रीडिंग है वो मोर देन 90 आनी चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में 90 से वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो चुकी है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। बाकी स्टैंडर्ड होना कितना चाहिए, वो जो रीडिंग आ रही है वो 95 to 100, किसमें, पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, और ये कितना है 75 to 100 mm ऑफ मर्क्यूरी, ये ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए ब्लड में। ठीक है, जब अगर लेवल 90% से भी कम हो जाता है ऑक्सीजन का ब्लड में, तो लेथार्जी आना, कन्फ्यूज़न, बोलते बोलते बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोला कुछ और जा रहा है, मेंटल डिस्ट्रप्शन आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कई बार क्या होती है, अगर अपने को पता नहीं पड़ रहा है तो, और अब सांस भी अपन रेगुलर ले रहे हैं, ब्रीदिंग कंटिन्यू चल रही है, तो उस केस में अगर अपने को लेथार्जी भी फील हो रही है पर सांस भी कंटिन्यू चल रही है, तो कई बार क्या होता है, ऑर्गन्स को अगर सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती ऑक्सीजन को, तो अचानक से कई बार डेथ भी हो सकती है। तो हाइपोक्सिया बेसिकली क्या हो गया, ये होता है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन ब्लड। यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है, यहाँ पे मीथेन दे दिया जस्ट घुमाने के लिए, अब यहीं पर ये स्टेटमेंट कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते तो बात बन जाती, तो इसमें बी और डी दोनों सही स्टेटमेंट हो जाते। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा हो गया, तो इस कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज होने पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं, हाइपोक्सिया। क्या बोल देंगे, हाइपोक्सिया। ये सिम्टम जो कोविड-19 के इन्फेक्शन कई पेशेंट्स में आए हैं, उनके साथ में ये देखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरुड़ पोर्टल, इसके बारे में अपने को गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है गरुड़ पोर्टल से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज टू हेल्प स्टेट ऑन्ड एंटिटीज अगेंस्ट कोरोना वायरस रिलेटेड ऑपरेशंस। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि मिनिस्ट्री जो उड्डयन मंत्रालय है, उन्होंने ये एक पोर्टल लॉन्च किया है। दूसरा कि स्टेट ऑन्ड एंटिटीज़ जो भी हैं, जो कोरोना वायरस रिलेटेड ऑपरेशन कंडक्ट करवा रही हैं, उनको असिस्ट करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये जो पोर्टल है, ये ड्रोन्स का जो यूज़ होता है उसको रिलीफ प्रोवाइड करता है, उसके रेगुलेशंस को रिलीफ प्रोवाइड करता है। डी है, दिस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड जॉइंटली बाय इंडिया और फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सोच के बताइए। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी। तो इसका मतलब ऊपर वाले तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। तो बेसिकली हुआ क्या, जो स्टेट ऑन्ड
एंटिटीज़ जितनी भी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, अब जैसे कि हेल्थ क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है इंडिया में, तो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ क्या करेंगी, कोविड-19 से बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाएंगी। उन एफर्ट्स के अंदर एक एफर्ट ये भी है कि ड्रोन्स का यूज़ करना सैनिटाइजेशन के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया हुआ है पर फिर भी वहाँ पर लोग बाहर सड़क पे आ रहे हैं, तो उन लोगों को रोके कैसे, वो काम करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने क्या किया है, गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। उस गरुड़ पोर्टल के थ्रू जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी है वो रिक्वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन जा कर के कि हमें ड्रोन यूज़ करने की इजाज़त दो। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिव्यू करेगी और उनको अलाउ कर देगी, क्योंकि ड्रोन्स का अपने इंडिया में रेगुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, लाइसेंसिंग का भी है, एज फैक्टर भी आता है, बहुत सारे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो फोर्थ ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है जिसको गरुड़ बोलते हैं, इसलिए ये गरुड़ पोर्टल से यहाँ पे ऑप्शन डाला गया है। तो कई बार ये चीज़ भी कंफ्यूज करने के लिए आपके पास ऑप्शंस में मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्ज़र प्राइज़। पुलित्ज़र प्राइज़ किस फील्ड से एसोसिएटेड है? सिनेमाटोग्राफी, मतलब सिनेमा से, इनसे रिलेटेड, जर्नलिज्म, पत्रकारिता से, नॉवल राइटिंग या आप कोई राइटिंग करते हो उससे, या आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग्स हो गई या कोई और चीज़ आप बना रहे हो उनसे रिलेटेड। सोच के बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है बी, जर्नलिज्म। अभी रिसेंटली क्या है, 5 इंडियन फोटो जर्नलिस्ट्स को पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है। कितने? 5 को, जो कि अमेरिका की एक न्यूज़ एजेंसी है AS, ठीक है, उनके लिए काम करते हैं। तो बेसिकली ये पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो न्यूयॉर्क बेस्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, जिसमें सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल और कैश प्राइज़ दिया जाता है। ओके, और इसको स्टैब्लिश किया था 1917 में एक अमेरिकन न्यूज़पेपर पब्लिशर थे जिनका नाम था जोसेफ पुलित्ज़र, उन्हीं के नाम पे। तो बेसिकली पुलित्ज़र प्राइज़ हो गया किससे रिलेटेड, कौन से कंट्री से रिलेटेड? USA, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉन्ग मार्च 5B, लॉन्ग मार्च 5B ये न्यूज़ में था, ये क्या है? क्या ये कोविड-19 के अगेंस्ट में एक मिशन चलाया जा रहा है, या कोई ये नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है किसी ने, या फिर ये हैवी लिफ्ट लॉन्च सिस्टम है, या फिर USA का मून के लिए एक नया मिशन है? सोचिए इसका आंसर। देखो इसका आंसर है C। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिनमें आपको यहाँ पे फैक्चुअल डिटेल दे दी, यहाँ पे दे दी, ये तो फैक्चुअल नहीं था, चलो डिजिटल करेंसी है, इस तरीके से इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। तो फर्स्ट और D ये दोनों इतना फैक्चुअल है कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, हर इनमें से लग सकता है अपने को जब नहीं पता और अपन वहाँ पे तुक्का मार देता है। पर अपने को थोड़ा और सोचना चाहिए। आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर आ रहा है तो सीधा अटैम्प्ट करो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार, फिर लगे कि बाद में तुक्का लगाने का मौका पड़े तो फिर देख लो। बाकी एक बार तो छोड़ देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा हो तो, और आ रहा है तो वेरी गुड, एक झटके में काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर है C। ये एक चाइना ने अभी एक रिसेंटली रॉकेट टेस्ट किया है, जो कि स्पेस क्राफ्ट के प्रोटोटाइप को भी इसके साथ में टेस्टिंग हुई है, जो कि मेन पर्पज़ चाइना का ये रहेगा कि ये जो लॉन्ग मार्च 5B जिसका दूसरा नाम शेंगजेन 5 क्या है, CHENG शेंगजेन 5, ये भी इसका नाम है शेंगजेन 5। तो लॉन्ग मार्च 5B और शेंगजेन 5 ये क्या है, दोनों एक ही हैं। और मेन क्या है, ये रॉकेट सिस्टम है जिसमें हैवी पेलोड्स को उठा करके स्पेस में ले जाने का टारगेट है। बेसिकली ये चाइना की एकेडमी है जो कि व्हीकल टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उन्होंने ये काम किया है। ओके, ये जो रॉकेट है ये काम करेगा नॉन हाइपरगोलिक लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट्स पे, मतलब एब्रप्ट बर्निंग नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर मेन जो टारगेट है वो ये है कि अल्टीमेटली जो एक तरीके से US की एक मैं बोलूँ बहुत पावर है स्पेस में, तो उसको एक तरीके से चैलेंज करने का तरीका है चाइना का। अभी तक मून पर
जो ह्यूमन मिशंस जितने भेजे गए हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुली किसने भेजे हैं? यूएसए ने। अब चाइना का भी टारगेट यही है कि मून पर भी हम ह्यूमन मिशंस भेजें। ठीक है, तो एक हैवी लिफ्ट सिस्टम है जो किसने डेवलप किया है? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली गैस लीकेज ट्रेजेडी हुई कहाँ पर? गोपालपट्टनम में। ये कौन सी गैस की वजह से हुई? ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी स्टायरीन या फिर ओजोन या फिर मस्टर्ड गैस। इनमें से कौन सा आंसर सही है? सोच के बताइए आप। इसका आंसर है बी स्टायरीन गैस। बेसिकली एलजी कंपनी का एक प्लास्टिक का प्लांट है गोपालपट्टनम में जो पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन की वजह से बंद था, और वहाँ पर अचानक से जब काम वापस से स्टार्ट हुआ, जब लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स किया, तो वहाँ पर वो गैस लीकेज हो गई। कौन सी? स्टायरीन गैस। उसकी वजह से क्या हो गया? 11 लोगों की डेथ हो गई और 5,000 से ज़्यादा लोग अभी भी अनकॉन्शियस हैं। इसमें क्या होता है कि आपके ब्लड सेल्स के साथ में, आरबीसीज के साथ में जब स्टायरीन गैस अगर मिक्सअप हो जाती है तो आदमी का दम घुटना शुरू होता है और वो कैसा अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है। और फिर जैसे जैसे टाइम निकलता है, अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसमें एक जो ऑप्शन है ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ये मिथाइल आइसोसाइनेट 1984 जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उस टाइम की थी। ओके, और स्टायरीन कौन सी है? गोपालपट्टनम के अंदर। मस्टर्ड गैस की बात करोगे आप तो मस्टर्ड गैस का यूज़ हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे केमिकल वेपन की तरह। और ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में तो होती है तब तक तो ठीक है, वहाँ पर तो अपने को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, पर अगर वो ग्राउंड लेवल पे आ जाती है तो ये भी पॉइजनस हो जाती है, फोटोकेमिकल स्मोक बनाने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग ऑप्शंस अपने को ढूंढने हैं। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इंडिया हैज़ रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी बाई 20% कंपेयर टू 2005 लेवल। 2005 के कंपैरिजन में इंडिया ने अपनी एनर्जी इंटेंसिटी जो है उसको 20% तक कम ला दिया है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बेस्ट है, ऐसा कहा गया है। ये स्टेटमेंट देखिए आप। दूसरा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज नहीं एन है ये, एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच असिस्ट द गवर्नमेंट in developing policies and strategies for reducing the energy intensity in India। मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको शॉर्ट में BEE भी बोलते हैं, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को असिस्ट करती है कि आप कैसे करके एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकते हो पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में। तो दोनों स्टेटमेंट्स में अपने को पता करना है रॉन्ग वन। देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2005 के कंपैरिजन में अभी जो देखा जाए तो लगभग 20% एनर्जी इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है इंडिया में। ठीक है, और 20% एनर्जी इंटेंसिटी रिड्यूस होने का बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी बहुत हो रही है, बढ़ रही है। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, ये दूसरा स्टेटमेंट अपना गलत है, क्योंकि ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, इसके लिए लॉ पास किया हुआ है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप समझ चुके होंगे। गलत आंसर ढूंढना था 2, तो ओनली 2, इट्स बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफाइसी एक्ट बहुत बार न्यूज़ में आता है, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? क्या ये कोई एग्रीकल्चरल लॉ है, या फिर बैड लोन्स को रिकवर करने के लिए एक टूल है जो गवर्नमेंट ने एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया है, या फिर ये एम्पावरमेंट ऑफ बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, या फिर बोथ बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर राइट? सोच के बताइए इसका आंसर। जी, इसका आंसर है डी। बेसिकली अभी जो सरफाइसी एक्ट है वो न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि ये एक्ट तो बन गया था 2002 में बैड लोन्स को रिकवर करने के लिए, पर अभी न्यूज़ में इसलिए आया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स को भी है, वो भी सरफाइसी एक्ट के अंडर में आ गए। सरफाइसी एक्ट एक तरीके का इफ़ेक्टिव टूल है जो बैड लोन्स को रिकवर करने के लिए हेल्पफुल होता है बैंक्स के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिक्योरिटी बेस्ड होता है, मतलब आपने कोई भी लोन लिया है और आपने कोई सिक्योरिटी दे रखी है, कोलेटरल दे रखा है, और अगर आप लोन का रीपेमेंट करने में फ़ेल होते हो
तो उस कंडीशन में उस सिक्योरिटी को सेल आउट करके बैंक रिकवरी कर सकता है। पर अगर ये सिक्योरिटी एग्रीकल्चरल लैंड है तो बैंक इसको सेल आउट नहीं कर सकता, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक तरीके से इसका ये जो एक्ट है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट स्क्रूटिनाइजिंग कंपनीज से डील करता है, जिससे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो बैंक को एम्पावरमेंट और बैड लोन की रिकवरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सेफ, ये न्यूज़ में था रिसेंटली ये टर्म, ये क्या है? ये एक मास्क है जो कि नैनो सेफ सॉल्यूशन, जो कि आईआईटी दिल्ली की एक सब्सिडियरी ब्रांच है, उन्होंने बनाया है, या फिर ये एक इंटर गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्दर्न पोल आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे कंट्रीज़ काम में कर रहे हैं, क्योंकि मेल्टिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग उस वजह से, या फिर इट इज़ अ प्रोडक्ट हैविंग 3 लेयर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 3 लेयर से बना हुआ और एंटी बैक्टीरियल फिल्टर के फीचर है इसमें, या फिर स्टेटमेंट ए और सी दोनों सही हैं? सोच के बताइए। इसका आंसर है डी। बेसिकली कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद में जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनमें मास्क का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आईआईटी दिल्ली का एक स्टार्टअप है नैनो सेफ सॉल्यूशन, उन्होंने ये ट्रिपल लेयर्ड एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि एक मास्क है। इसमें 3 लेयर होगी, जिसमें इनर लेयर होगी वो हाइड्रोफिलिक लेयर होगी, जो कि कंफर्ट प्रोवाइड करेगी स्किन से अगर टच होती है तो। बीच में एक लेयर है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए होती है, और जो तीसरी लेयर है आउटर लेयर, वो एकदम एक तरीके से फिनिश्ड होगी, जिसकी वजह से वाटर और ऑयल को रिपेल कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लेयर एक प्रोडक्ट है जो कि मास्क है, जो कि आईआईटी दिल्ली की स्टार्टअप नैनो सेफ ने बनाई है। तो ए और सी राइट स्टेटमेंट्स हो गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के रिगार्डिंग आप स्टेटमेंट्स देखिए और सोचिए कि कौन से इसमें इनकरेक्ट हैं, गलत स्टेटमेंट बताना अपने को। फर्स्ट, इट सर्व्स एज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ में सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसके जो मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड के सारे कंट्रीज हैं। और तीसरा है कि ताइवान अभी इसका रिसेंटली मेंबर बना है। तो गलत स्टेटमेंट बताइए। देखो, सेकंड स्टेटमेंट में अपन थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये एक्सट्रीम चला गया। हाँ, यहाँ पर यूएन का भी लिख देते तो काम चल जाता, पर ऑल नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल एक्सट्रीम है, तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है। तो गलत कौन कौन से में आ रहा है? सी में आ रहा है और ए में आ रहा है। एक तो ये देख सकते हैं। दूसरी चीज़, इट सर्व्स एज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन डब्ल्यूएचओ। यस इट डज। तो पहला स्टेटमेंट सही है, अपने को इनकरेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑल ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है। बी ये भी नहीं हो सकता और डी ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो गया? सी। इसका मतलब क्या हो गया कि ताइवान अभी इसका मेंबर नहीं बना है और ताइवान अभी अपनी विल शो कर रहा है कि मुझे मेंबरशिप मिले, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जब अपन डेटा देखते हैं तो इनका हेल्थ सिस्टम बहुत है। ये बोलते हैं कि हमारी जो एक्सपर्टाइज़ है उसका हम लोग वर्ल्ड को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट चाइनीज़ प्रेशर की वजह से ताइवान को अभी तक मेंबरशिप नहीं दी गई है डब्ल्यूएचओ को। ओके, डब्ल्यूएचओ में। इस तरीके से सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो आंसर इज सी। तो इस तरीके से आज का अपना एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो या फिर हमें ईमेल कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और प्लीज़ वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया तो ज़रूर कर लो। थैंक यू।